हमारे गांव का परंपरा था कि हमारे गांव की कुंवारी लड़कियां शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगी। अगर गलती से भी लड़कियां बाहर पाई जाती हैं तो हमारे गांव का सरदार उनके घर जाकर उस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बैठा के कहीं दूर ले जाता। फिर उसके साथ क्या करता कोई नहीं जानता। एक दिन सरदार मेरी बहन को ले जाने लगा। मैं भी सरदार का पीछा करते करते उसके अड्डे तक पहुंच गई। फिर मैंने जो नज़ारा देखा, देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो हम 2 बहनें थे और एक भाई था। मेरी माँ थी। पापा का तो कब का देहांत हो चुका था। मेरी उम्र 19 साल की थी और मैं अपने भाई बहन में बड़ी थी। घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर थी। मेरी माँ भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, इसलिए थोड़ा बहुत घर का गुजर हो जाता था। क्योंकि मेरी भी सैलरी ज़्यादा नहीं थी और सबसे बड़ी हैरत वाली बात यह थी कि हमारे गांव की लड़कियां शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। अगर कोई भी लड़की 6 बजे के बाद घर से बाहर पाई जाती तो सरदार उसके घर जाकर उस लड़की को अपने साथ लेकर जाता और उस लड़की के साथ क्या करता इसकी किसी को भी कोई खबर नहीं थी। मैं तो यह सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान रहती, क्योंकि मेरी बहन सुरभि 17 साल की थी, अभी इंटर की पढ़ाई कर रही थी। उसे लेकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता था। अगर गलती से भी 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल जाए तो पता नहीं सरदार क्या करेगा और कहाँ लेकर जाएगा। यह सब सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। खैर, अभी तो मैं जॉब के लिए लेट हो रही थी। अब मैं घर से निकलने ही वाली थी। अचानक से मेरा भाई मेरे पास आया और पैसे मांगने लगा। पता नहीं पैसे लेकर क्या करता था और कहाँ जाता था, किसी को भी कुछ पता नहीं था। फिलहाल अभी तो मैंने उसे पैसे दे दिए और जॉब के लिए निकल गई। सुरभि भी तैयार होकर अपने कॉलेज चली गई। मेरी माँ घर के सारा काम करके फिर दूसरों के घर का काम करने के लिए चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप काम छोड़ दे, क्योंकि मेरी माँ की उम्र काम करने के तहत में नहीं था। बस घर की परेशानियों की वजह से मेरी माँ भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। काश मेरे पापा भी होते तो हम लोग इतना तंगी में नहीं रहते और मैं भी जॉब पर ना जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती। शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा था और यही सब सोचते सोचते मैं भी कब अपने जॉब पर पहुंच गई और आकर अपने केबिन में बैठ गई। थोड़ी देर बाद बॉस अपने वापसी में बुलाए और साथ में यह भी कह रहे थे, जो मैंने फाइल दिया था उसे भी साथ लाना। मैं भी फाइल लेकर बॉस के केबिन में गई। बॉस ने कहा कि आज तुम यह पूरा काम खत्म करके ही घर जाना, क्योंकि यह फाइल कल मुझे तैयार चाहिए। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि हमें घर 6 बजे से पहले पहुंचना था। अब तो मैं 2 राहें के बीच फंस गई थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। हे भगवान, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था? अगर घर गई तो मेरा जॉब छूट जाएगा। अगर जॉब पर रहकर काम पूरा की तो वह सरदार मुझे अपने साथ पकड़कर ले जाएगा। अब तो सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा था। अब मैं क्या करूं? फिर सोचा कि चलो मैं फाइल को ही अपने साथ घर लेकर जाती हूँ और कल तक फाइल को तैयार करके सर को दे देंगे। मेरा जॉब भी नहीं छूटेगा और अपने गांव की परंपरा से भी बच जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं टाइम से पहले ही अपने घर पहुंच गई। अब मैं अपने कमरे में बैठी अपने फाइल को तैयार करने में लग गई। सुरभि भी बेड पर सो रही थी और मैं भी काम करते करते ना जाने मेरी आंख कब लग गई, कुछ पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरी भी फाइल तैयार हो चुकी थी और बेड पर सोने के लिए चली गई। जब बेड पर पहुंची तो सुरभि बेड पर नहीं थी। हमने सोचा हो सकता है सुरभि पानी पीने के लिए गई हो या फिर वॉशरूम में गई हो। मैं बस यही सब सोच रही थी और सोचते सोचते करीब 1 घंटा बीत गया। जब देखा अभी तक सुरभि नहीं आई, अब तो मेरा दिल फटा जा रहा था। पता नहीं मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आ रहा था। पता नहीं ये लड़की इस वक्त कहाँ चली गई। मैंने सारा जगह छान मारा, लेकिन सुरभि कहीं भी नहीं मिली। अब तो मुझे
कल का इंतजार था जब सरदार मेरे घर आता और मेरी बहन का हाथ पकड़ कर ले जाता। लेकिन थोड़ी देर बाद सुरभि खुद ही मेरे पास आई और आकर बैठ गई। मैंने पूछा, सुरभि तुम कहाँ गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसने बताया, दीदी मैं तो छत पर ही टहल रही थी। मैंने उसे समझाया, देखो सुरभि तुम्हें पता है ना हम लोगों के गांव की परंपरा क्या है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो, टाइम के मुताबिक अपने घर पर ही रहा करो। सुरभि कहने लगी, दीदी आप फिक्र ना करें, मैं कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी, टाइम के मुताबिक घर पर ही रहूंगी। जब सुबह आँख खुली तो मेरी माँ घर का सारा काम खत्म कर चुकी थी। मैं भी नहा धोकर किचन में जाने लगी, तभी कानों में कुछ चहल पहल की आवाज आने लगी। मेरा दिल तो अब बैठा जा रहा था, अब मैं थर थर कांपने लगी थी। सारा काम छोड़कर पहले अपनी बहन को देखने चली गई। अपनी बहन को सोता हुआ पाकर मेरी जान में जान आई, क्योंकि जो बाहर चहल पहल हो रही थी वह किसी और का नहीं बल्कि हमारे गांव में सरदार आया हुआ था और अपने साथ उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर ले गया। जब मैं बाहर गई तो पता चला कि जो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी उसी को सरदार लेकर गया। यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी दोस्त 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। फिर यह सब कैसे मुमकिन था? अब तो मुझे सरदार पर बहुत गुस्सा आने लगा। अब मैं भी जल्दी से अपनी दोस्त शिवानी के घर गई तो उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने पूछा, आंटी शिवानी कहाँ है? आंटी हैरत भरी नजरों से बताने लगी, सरदार कह रहा था कि मेरी बेटी रोज रात को डिस्को में जाया करती थी और सरदार के चमचे देख लिए थे, और सुबह होते ही सरदार मेरे घर आया और मेरी बेटी को ले गया। अब तो मुझे सरदार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सरदार ऐसे कैसे कह सकता है, क्योंकि शिवानी बहुत ही नेक और शरीफ लड़की थी। शिवानी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उसकी हर एक बात की खबर रखती थी। जैसे सरदार बोल रहा था वैसे शिवानी नहीं थी। अब मेरा दिल बैठा जा रहा था, ना जाने शिवानी को कहाँ लेकर गया होगा, मेरी दोस्त किस हालत में होगी। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। गांव का जो परंपरा था उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं था। हम गांव के लोग मजबूर इस परंपरा को निभाते आ रहे थे। मैंने भी आंटी को समझाया और फिर अपने घर चली गई और जाकर थोड़ी देर बैठकर सारी बातें सोचने लगी। यह कैसे मुमकिन था? शिवानी तो बहुत शरीफ लड़की थी, फिर वह कैसे डिस्को में जा सकती थी? यही सब सोचते सोचते अचानक मुझे याद आ गया कि मुझे तो फाइल लेकर टाइम से सर को देना था। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई। उसके बाद मैं जॉब के लिए निकल गई। रास्ते में देखा कि मेरा भाई कुछ लड़कों के साथ बैठा हुआ था। वहां पर बैठकर क्या कर रहा था? मैं जल्दी में थी, इसलिए मैं जॉब के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचने के बाद सर की कैबिन में गई और फाइल देकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। पहले तो मेरी दोस्त शिवानी और दूसरी तरफ मेरा भाई है। यही सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले मैं अपने भाई की खबर लूंगी। यही सब सोचते सोचते आज मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। मेरा मन यही कर रहा था कि कब मैं घर पहुंचूं और पता लगा सकूं कि आखिर मेरा भाई उन लोगों के साथ क्या कर रहा था। खैर अब मैं भी घर जाने के लिए निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद घर पहुंची। घर पहुंचते ही मैं पूछी, सुरभि धीरज कहाँ है? दरअसल धीरज मेरे भाई का नाम था। सुरभि कहने लगी, धीरज आज सुबह से स्कूल ही गया हुआ है, अभी तक घर पर नहीं आया। मुझे तो पता था कि धीरज स्कूल नहीं गया है। मैंने सोचा माँ से पूछती हूँ, हो सकता है माँ को पता हो। मैं माँ के पास गई और पूछी, माँ आपको धीरज कुछ बताकर गया है कि वह कहाँ जा रहा है? माँ कहने लगी, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं बताकर गया है। मैं माँ को कुछ बता भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि खामोखा परेशान हो जाती। इसलिए मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद धीरज की आवाज़ मेरे कानों में आई। मैं उसकी आवाज़ सुनते ही उसके पास गई
और पूछने लगी, बताओ तुम कहाँ गए थे और क्या कर रहे थे? धीरज कहने लगा, दीदी मैं तो स्कूल गया हुआ था। अब उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कितना साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैंने तो उसे उन लड़कों के साथ देखा था। मैंने कहा, धीरज सच सच बताओ तुम कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हो? धीरज फिर से वही बोला, दीदी मैं तो स्कूल से आ रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगी। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। मैंने सोच लिया खुद उसको रंगे हाथों पकड़कर तब पूछूंगी। अभी तो फिलहाल हम सब ने बैठकर खाना खाया और सोने के बाद खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी थोड़ी देर के लिए माँ के कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। अचानक से मेरे दिमाग में शिवानी का ख्याल आया। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी और घबराने भी लगी। अचानक से मेरे दिमाग में सुरभि का ख्याल आया। माँ के कमरे से निकलकर सुरभि के कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि सुरभि बेड पर नहीं थी। मैंने उसे चारों तरफ देखा लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखी। सोचा किचन में गई होगी कुछ खाने के लिए। जब मैं किचन के तरफ गई तो सुरभि वहां पर भी नहीं थी। अब मेरा दिल बैठा जा रहा था। चारों तरफ देख लिया, सुरभि नहीं मिली। फिर वापस कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरे आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि सुरभि बहुत आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने पूछा, सुरभि तुम कहाँ गई थी? सुरभि कहने लगी, दीदी मैं तो कहीं नहीं गई थी, बस ऐसे ही छत पर टहलने चली गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सुरभि की यह बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि इस समय कमरे में भी उतनी गर्मी नहीं थी। सर्दी का मौसम था। मैंने कहा, चलो ठीक है अब सो जाओ। सुबह बहुत जल्द मेरी आँख खुली लेकिन आज संडे था इसलिए मुझे जॉब पर नहीं जाना था। मैंने भी सुरभि को जगाया और कहा, सुरभि आज तुम नहा धोआ कर रेडी हो जाओ, आज हम दोनों मार्केट जाएंगी। सुरभि कहने लगी, ठीक है दीदी। थोड़ी देर के बाद हम दोनों बहनें तैयार हो गए और माँ से पूछी, माँ आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। माँ कहने लगी, नहीं अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सोचा धीरज को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। जब धीरज के पास गई तो कहने लगी, धीरज तुम्हें कुछ लेना है तो चलो, हम दोनों बहनें मार्केट जा रही हैं। धीरज कहने लगा, नहीं दीदी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा पैसे दे दीजिए। धीरज की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगती थी लेकिन इस बार भी पैसे दे दी। अब धीरज बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। अब हम दोनों मार्केट के लिए निकल गए। मैंने कहा, सुरभि तुम अपने लिए कुछ कपड़े ले लो। सुरभि कहने लगी, ठीक है दीदी। अब जिस दुकान पर सुरभि जाती उस दुकान वाले उसे बहुत महंगे महंगे कपड़े दिखाते। हमने कहा, भैया हमें कुछ सस्ते वाले कपड़े दिखाए। दुकानदार वाले सुरभि की तरफ देखने लगते। अक्सर ही लोग सुरभि को मैडम मैडम कहा करते थे। अब यह सब क्या हो रहा था? सुरभि को सारे लोग उसे महंगे महंगे कपड़े ही दिखाते थे। मैंने कहा, सुरभि यह सब लोग तुम्हें मैडम मैडम क्यों कह रहे हैं? सुरभि भी कहने लगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, बस कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज से वापस सीधा घर ही आती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया, हो सकता है मेरी बहन की तरह दिखने वाली कोई और लड़की भी हो। मैंने कहा, भैया आप जिसको समझ रहे हैं हम वह लोग नहीं हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमें कुछ सस्ते कपड़े दिखाएं। लेकिन हमारे बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने भी गुस्से में आकर सुरभि का हाथ पकड़ा और मार्केट से निकलकर रोड पर आ गई। अब मैं सोचते सोचते रोड पर जा रही थी कि अचानक मेरा भाई दिखा। मैं फौरन उसके पास चली गई और जाते ही जो नज़ारा मेरे सामने था मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। धीरज स्कूल जाने के बजाय यहाँ पर आकर यह सब कुछ करता है। दरअसल वह जिन लड़कों के साथ था
वो लड़के तो इधर उधर बैठकर जुआ खेलते थे और मैं भी अपने भाई को उन लड़कों के साथ देखी। अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब घर पहुंची तो सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी, मैंने क्या सोचा था, अपने भाई को पढ़ा लिखा कर बहुत काबिल इंसान बनाऊंगी, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। धीरज तो कभी स्कूल जाता ही नहीं था, घर से निकलता है स्कूल के लिए और बाहर जाकर लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करता था, नशा भी किया करता था। यही सब सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, कब भगवान के तरफ से बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे रहते ही तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने कहा, माँ आप ठीक हैं, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ भी मेरे सर पर हाथ रखती हुई कमरे से चली गई। आज जब सुबह हुई तो मैं जॉब के लिए निकल गई और जाकर केबिन में अपने बैठ गई और कामों में बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे सर का फोन आया। सर फौरन ही अपने केबिन में बुलाए। मैं जल्दी से उठकर चली गई और सर कहने लगे, बैठ जाओ। मैंने पूछा, सर आप हमें यहाँ क्यों बुलाए हैं? सर कहने लगे, तुम्हें किसी से मिलवाना है। अचानक ही अपने माँ को अपने पास बुलाए और कहने लगे, यह मेरी माँ है। मैंने भी पैर छू लिए और हम साथ में बैठ गए और बॉस की माँ पूछने लगी, बेटा तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मैंने भी कहा, माँ है और हम 2 बहन 1 भाई हैं। बॉस की मम्मी कहने लगी, ठीक है हम तुम्हारे घर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे। और बताओ मेरा बेटा तुम्हें पसंद है या नहीं? मेरा बेटा तुम्हें बहुत दिन से पसंद करता है। यह बात सुनते ही सर शर्म से झुक गया और मैं सोचने लगी, यह सब कैसे मुमकिन था? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में लगेगा, वह भी मेरे बॉस के साथ। मुझे खुद कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी शादी बॉस के साथ होगी। फिलहाल आंटी कहने लगी, कल तुम्हारे घर आएंगे। मैंने भी कहा, ठीक है। उसके बाद मैं भी अपने घर चली गई, सब कुछ अपनी माँ को बता दी और माँ जल्दी से घर की सफाई करने में लग गई। मम्मी भी किचन में जाकर कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था करने लगी। सब कुछ रेडी हो गया, बस इंतजार था तो उन लोगों का। मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तू भी नहा धोआ कर अच्छे से तैयार हो जा। मैं जल्दी से सुरभि के दराज खोलकर एक अच्छा सा कपड़ा निकालने चली गई। जैसे ही दराज खोला, जब दराज के कोने पर मेरी नजर पड़ी, मैं हैरत भरी नजरों से देखने लगी। यह कैसे मुमकिन था? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी इतना सारा पैसा और जेवर अभी सुरभि के दराज में रखा होगा। अब ऐसा नजारा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। अब मेरे घर कौन सी आंधी आने वाली थी? अभी तो फिलहाल मैं एक कपड़ा निकाल कर पहन ली और तैयार हो गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की बेल की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला और सबको बैठाया। मेरी बहन भी सबकी खातिरदारी में लगी हुई थी। अब माँ मुझे आवाज लगाने लगी। मैं टेंशन में बैठी सोचने में मगन थी। माँ की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी कि माँ मुझे आवाज लगाकर बुला रही है। थोड़ी देर बाद सुरभि मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, दीदी आपको माँ कब से आवाज लगा रही हैं? आपको ध्यान कहाँ है? आपको तो अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई और सोचना अभी से ही स्टार्ट कर दिया। मैं हैरत भरी नजरों से सुरभि को देखने लगी और कही, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी जल्दी से सबके साथ जाकर बैठ गई। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन तय हो गया और सारे मेहमान चले गए। उसके बाद मैं सुरभि का हाथ पकड़कर उसको कमरे में लेकर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर सुरभि से पूछने लगी, सुरभि तुम्हारे दराज में इतने सारे पैसे कहाँ से आए और इतने सारे जेवरात कौन दिया? सुरभि हैरानी से कहने लगी, दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं पता ये पैसे और जेवरात कहाँ से आए। मुझे सुरभि पर कुछ शक होने लगा कि फिर भी
कि सुरभि कुछ न कुछ छुपा रही है। अब मैं बिल्कुल ही अंदर से टूट चुकी थी। अगर किसी को यह सब पता चल गया तो ना जाने मेरे परिवार वालों के साथ क्या होगा। यह सब सोच सोच कर टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा था। मुझे चक्कर सा आने लगा। थोड़ी देर के लिए जाकर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद गहरी नींद भी आ गई और कुछ पता भी नहीं चला। आंखें खुली तो रात के 9 बज रहे थे। सुरभि भी मेरे बगल में ही सोई हुई थी। मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए उठकर किचन में चली गई। जब पानी पीकर वापस लौटी तो सुरभि बिस्तर पर नहीं थी। सुरभि इस वक्त कहाँ जा सकती है? फिर मैंने सोचा हो सकता है छत पर गई हो टहलने के लिए। उसके बाद मैं भी छत पर जाने लगी। छत पर जैसे ही पहुंची तो जो नज़ारा था उसे देखकर मेरे सर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा, क्योंकि सुरभि तो रस्सी से लटक कर नीचे उतर चुकी थी और पता नहीं इस वक्त कहाँ जा रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि जो नज़ारा मैंने देखा था मेरे आंखों देखा पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब जो गांव का परंपरा था, हम भी उस परंपरा के शिकार हो चुके थे। रात यूं ही बैठे बैठे गुजर गई। सुबह के 3 बजे सुरभि कमरे में दाखिल हुई। सुरभि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गई ही नहीं थी। मैंने पूछा, सुरभि तुम कहाँ गई थी? सुरभि कहने लगी, दीदी मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो छत पर ही थी। गुस्से में आकर सुरभि को एक थप्पड़ लगा दी। रोते ही अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं तो बस यही सोच रही थी कि सुबह ना हो, वक्त यहीं पर थम जाए। सुबह होते ही मेरे घर का दरवाजा खटखटाया गया। हैरत की बात यह थी कि सरदार मेरी बहन को लेने के लिए आ गया। मैं रोती हुई सरदार के पास गई और कहने लगी, मेरी बहन निर्दोष है, मेरी बहन को छोड़ दे। लेकिन सरदार मेरी एक ना सुना और मेरी बहन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और लेकर जाने लगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपनी बहन के पीछे पीछे जाऊंगी। मैं भी जल्दी से गाड़ी का पीछा करने लगी और करते करते जहां पर उनकी गाड़ी रुकी, थोड़ी दूर पर मैं भी रुक गई। उसके बाद मेरी बहन को गाड़ी से निकाले और अस्पताल में लेकर चले गए। मैं भी पीछे पीछे अस्पताल तक पहुंच गई। अंदर का नज़ारा देखते ही मैं तो दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे गांव की जितनी भी लड़कियां थी सारी की सारी इसी अस्पताल में थी। और सरदार डॉक्टर से बात करने लगा। डॉक्टर कह रहा था, ठीक है हम इन सब का इलाज शुरू कर देते हैं और करीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। यह सब नज़ारा देखकर मैं फौरन सरदार के पास चली गई और सरदार से पूछी, मेरी बहन को क्या हुआ है? आप इसे अस्पताल क्यों लेकर आए हैं? सरदार मुझे देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से से कहा, मेरा छोड़ो, आप बताएं मेरी बहन को यहाँ पर क्यों लाया गया? फिर सरदार बताने लगा, तुम्हारी बहन को बहुत बड़ी बीमारी है, दिन में कुछ और है और रात में कुछ और हो जाती है। जितनी भी लड़कियां इस बीमारी की शिकार हैं, हम उन्हें इसी अस्पताल में लेकर आते हैं और जब लड़कियां ठीक हो जाती है तो हम उन्हें उनके घर सही सलामत पहुंचा देते हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि मेरी बहन रोज रात को कहाँ जाती है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि मेरी बहन की दराज में इतने सारे पैसे कहाँ से आए और अलमारी में मॉडलिंग कपड़ा कहाँ से आया, क्योंकि मेरी बहन सिंपल ही कपड़ा पहना करती थी। जब एक बार रात को उसे छत से जाते हुए देखा, उस दिन भी मॉडलिंग कपड़ा ही पहनकर जा रही थी। यानी कि मेरी बहन बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, जो दिन में कुछ और रात में कुछ और हो जाती थी। फिलहाल अब मेरी बहन अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी, धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। जो हम लोग सरदार को बुरा समझते थे, वह एक भले इंसान थे। जो लड़कियां इस बीमारी की शिकार हो चुकी थी, गांव का सरदार उसे अस्पताल तक पहुंचाता था। धीरे धीरे मेरी बहन भी ठीक हो गई। अब गांव की सारी लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी थी। मैं भी अपनी बहन को लेकर वापस घर आ गई और मेरी भी शादी हो गई।
मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरी छोटी बहन भी जॉब किया करती थी। मेरा छोटा भाई स्कूल जाने लगा था। अब मेरे परिवार में सब लोग खुश थे। मैं भी अपने ससुराल में खुश थी। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।